दोस्तों, पिछले 6 महीने से पेशा एक्ट को लेकर झारखंड में जो सियासी संग्राम चल रहा था, अब करीबन करीबन वो मुकाम पर पहुंचता दिख रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सरकार जो तीन तीन ड्राफ्ट सामने आए अब तक, उस पर सहमति नहीं बनी। लेकिन कांग्रेस की ओर से के राजू इस मामले में सक्रिय दिख रहे हैं, और उधर विभाग की बात करें तो विभाग की ओर से नए सिरे से लोगों से सुझाव मांगा गया है, और उसी क्या परिणति है कि अब विभिन्न सामाजिक समूहों की ओर से अपना अपना ड्राफ्ट या सुझाव विभाग को समर्पित किया जा रहा है। अब इसी से यह आशा बनती है कि इस बार जो पेशा का नियमावली बनकर सामने आएगा वह संपूर्ण होगा। दूसरी बात यह है कि पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे हो या शिल्पी नेहा तिर्की हो, सबों की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि देरी भले ही हो, लेकिन पेशा का जो ड्राफ्ट होगा झारखंड का, वो पूरे देश में मिसाल होगा। तो यह कुल स्थिति है। और इस बीच हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी। देव कुमार धान जी के बारे में और विशेष बताने की जरूरत नहीं है। अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि किस तरह इन्होंने आरएसएस के समकक्ष आदिवासी स्वयं सेवक संघ की अवधारणा रखी थी, और उनकी सोच थी कि जिस तरह से आरएसएस पूरे देश में राजनीति को प्रभावित करता रहा है बगैर राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट के, उसी तरह आदिवासी समुदाय की पॉलिटिक्स को भी नियंत्रित करने के लिए एक संगठन सामने आए। तो ये कहने का अभिप्राय यह है कि आदिवासी मुद्दों पर इनका लगातार काम है, और इस बीच वे हमारे साथ हैं। देव कुमार धान जी, बहुत बहुत चलिए, आपको भी बहुत जोहार। आपकी ओर से भी एक ड्राफ्ट तैयार होने की खबर आ रही है, क्या है उस ड्राफ्ट? देखिए, हम लोग निश्चित रूप से प्रयास किए हैं कि जो 24/12/1996 का जो पेशा कानून है, उसके तहत जो उनका जो मूल भावना जो था, भूरिया कमेटी का रिपोर्ट, उसमें मुख्य रूप से जो आदिवासियों का जो परंपरागत स्वशासन व्यवस्था, जो परंपरागत ग्राम सभा और द्वितीय स्तर का जो पाढ़ा, मानकी मुंडा, माझी परगना, डोकलो शहर, इस तरह के जो संगठन है सामाजिक, जो सदियों से चले आ रहा है, तो हम लोग उसको मुख्य रूप से फोकस किए हैं कि समाज को नए जो पूरे देश में जो पेशा नियमावली बने, वो उसमें झारखंड में अलग तरह का जो परंपरागत स्वशासन व्यवस्था को इसमें समाहित किया जाए। क्योंकि परंपरागत स्वशासन व्यवस्था झारखंड में ही सबसे मजबूत है। अगर 10 राज्यों में अगर आप 5th शेड्यूल राज्य देखेंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा मजबूत जो है झारखंड में है। तो हम लोग उसको प्रयास किए हैं कि पूर्ण रूप से समुदाय को अधिकार हो कोई भी निर्णय लेने का, इस तरह का हम लोग जो है प्रयास किए। आपकी ओर से जो नियमावली पेश की गई है या ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसमें जो यहाँ की सबशासी परंपरा है, जो करीबन 5000-6000 वर्ष से चली आ रही है, उस पर विशेष फोकस किया गया। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग जो परंपरागत स्वशासन व्यवस्था, जो चूंकि हम लोग का में देखिए, कोई जैसे ग्राम प्रधान को अध्यक्षता करने का है, तो ग्राम प्रधान को कोई ऐसा व्यक्तिगत कोई पावर नहीं दिया गया है। वो केवल सभा की अध्यक्षता करेंगे। निर्णय गांव में जो बसने वाले लोग हैं, वो बहुमत से, बहुमत नहीं, सर्वसम्मत हम लोग में ज्यादा चलता है कि सर्वसम्मत चलेगा। उसके बाद हम लोगों ने पंचायत के बदले में हम लोग जो परंपरागत स्वशासन व्यवस्था को हम लोगों ने फोकस किया है कि आप इस राज्य में जो पंचायत जो आप बनाए हैं, उसको आप हटाइए, और हमारा जो परंपरागत स्वशासन व्यवस्था है द्वितीय स्तर का,
उसको आप जो है शामिल करिए। मैंने जो कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि सरकार खिचड़ी परोस रही, खिचड़ी का मतलब था कि एक तरफ स्वशासी जो परंपरागत ग्राम सभा है उसका, और दूसरा था कि जो पंचायती राज विभाग की ओर से जो मुखिया का चुनाव हुआ, पंचायती राज चुनाव हुआ है उसका। तो दो का टकराहट नहीं होगा, सिर्फ जो परंपरागत ग्राम सभा है वही सत्ता में। हाँ, देखिए इसमें अगर आप देखिए पंचायत का दो मॉडल है। एक है जनरल क्षेत्र के लिए मॉडल पूरे देश स्तर पर, एक तरह से कहिएगा तो 5th शेड्यूल एरिया में भी उसी मॉडल को थोप दिया गया जी। उसमें यही किया गया कि गांव के जो अध्यक्षता करेंगे मुखिया नहीं करेंगे, वहां के परंपरागत ग्राम प्रधान करेंगे। दूसरा जो है पंचायत में यही किया गया, मॉडल वही है जनरल क्षेत्र का, लेकिन मुखिया का पद आदिवासी के लिए आरक्षित होगा। पंचायत समिति में भी वही है कि प्रमुख का पद रिजर्व कर दिया गया, मॉडल वही है। जिला परिषद, लेकिन हम लोग अलग कल्पना कर रहे हैं। जो भुरिया कमेटी का जो बनाने का जो उद्देश्य था कि आदिवासियों का सदियों से जो चली आ रही है अपना पारंपरिक ग्राम सभा और द्वितीय तीसरे स्तर का जो उनका परंपरागत स्वशासन व्यवस्था है, उसको जो है माने अधिकार मिले, वो अपने हिसाब से वो अपना निर्णय ले, इस तरह का भावना था। उसको हम लोग ने समाहित करने का प्रयास। तो आपकी बात को यदि हम माने तो इसका मतलब कि अब जो 5th शेड्यूल का एरिया है उसमें पंचायत चुनाव नहीं होगा। हाँ, हम लोग सरकार को ये सुझाव दिए कि आप जो 5000 का जो पंचायत का जो आप गठन किए हैं उसको खत्म करिए, और हमारा जो परंपरागत उरांव क्षेत्र में पड़ा है, मुंडा क्षेत्र में पड़ा है, संथाल क्षेत्र में परगना है और वो क्षेत्र में मानकी है, उनको द्वितीय स्तर पर आप दीजिए। फिर हम लोग ब्लॉक स्तर पर भी हम लोगों ने एक मॉडल बनाया है कि जितने ग्राम प्रधान हैं और जितने पढ़ा है या मान किया है चाहे प्रगणित है उसको लाइए, और कुछ समाज के अच्छे लोग जो बुद्धिजीवी हैं, कोई एक्सपर्ट लोग हैं, उनको भी जो है हम लोग मनोनीत करके आपको प्रखंड स्तर का कमेटी में और उसी तरह का जिला स्तर का भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में भी हम लोग उसी तरह का मॉडल तैयार कर रहे हैं कि भाई उसमें सारे लोग जाएं और सही में सही लोकतंत्र के हिसाब से वो काम हो। माने न तो पंचायत के स्तर पर, न गांव के स्तर पर, न जिला के स्तर पर चुनाव कहीं नहीं होगा। हाँ, चुनाव की हम लोग का शुरू से ही प्रथा नहीं रही है। हम लोग सर्वसम्मत हमेशा निर्णय का हमारा समाज में, चूंकि देखिए हमारा समाज में जो है समानता, सामूहिकता, सहभागिता, ये 3 चीजों पर आधारित हमारा समाज है कि हम जब भी हैं तो सामूहिकता निर्णय लेते हैं, सहभागिता में सब लोग है ना, और समानता और सहभागिता, ये सब मिला के हम लोग जो है हमारा दर्शन है, उसके आधार पर हम लोग इसको चलने का प्रयास कर रहे हैं। एक जो बड़ा विवाद हो रहा था खनिज को लेकर, जमीन को लेकर, इस पर किसका अधिकार होगा? देखिए जमीन के बारे में हम लोग स्पष्ट इसमें ये किए हैं कि जैसे जमीन का अधिग्रहण का मामला है तो उसमें 80% अगर किसान जमीन देने के लिए तैयार हो तो जमीन सरकार को दिया जाएगा। गलत ढंग से हड़पी हुई जमीन को वापस करने का पावर ग्राम सभा को होगा। और खरीद बिक्री में भी आदिवासी टू आदिवासी भी खरीद बिक्री में 46 के तहत उसमें भी ग्राम सभा एनओसी देगा, तभी उसका जमीन खरीद बिक्री होगा, तभी आदिवासी की जमीन आदिवासी भी खरीदेगा तो उसके पहले ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। हाँ, निश्चित रूप से जैसे वो परमिशन के लिए फाइल करेगा, माने एलआरडीसी के यहाँ, डीसी के यहाँ, तो उसका कॉपी जो है ये कॉपी वहां जाएगा माने एनओसी लेने के लिए कि भाई सही में ये खरीद बिक्री कर रहा है, फर्जी है या क्या है। अभी क्या है ना कि सीओ के यहाँ नोटिस से जरूर निकल रहा है लेकिन गांव तक नोटिस नहीं पहुंच रहा है, उसको दलाल लोग जो है फाड़ दे रहा है और नया से उसको ये कर रहा है। दूसरा जो हम लोग चाह रहे हैं कि जो खनिज है, बालू है, गिट्टी है, मिट्टी है,
इसका पूर्ण अधिकार जो है प्रबंधन जो है ग्राम सभा के मिले। हम लोग उसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं चाह रहे हैं। जैसे वनोपज जो है उसमें मूल्य निर्धारण करने का अधिकार ग्राम सभा, वो स्वतंत्र हो कि वो जहां चाहे वो खुला मार्केट में वो जो है अपना जो है मूल्य निर्धारित करके वो बिक्री कर सकता है। और इस तरह का हम लोग पूरा प्रयास किए हैं कि भाई जितना भी आपको गर्मजुआ जमीन है और बहुत तालाब है, नदी है, बाजार है, मेला है, ये तमाम अधिकार जो है ग्राम सभा को मिले, ये हम लोग चाहते हैं। धान जी, एक तीसरी जो चिंता विषय है और वह गैर आदिवासी समुदाय की ओर से आ रहा है लगातार कि आखिर इस पेशा एक्ट में डिस्ट्रिक्ट से लेकर ग्राम तक यदि परंपरागत शासी व्यवस्था का हस्तक्षेप रहेगा तो फिर उनकी भूमिका क्या होगी? देखिए, इसमें तो आप स्पष्ट आप पढ़े ही होंगे कि मान लीजिए कि जो ग्राम सभा का अध्यक्षता मात्र हमारा उरांव क्षेत्र में महातो, मुंडा क्षेत्र में हाथो मुंडा, हो क्षेत्र में मुंडा और संथाल क्षेत्र में माझी, ये मात्र अध्यक्षता कर सकते हैं। और वहां जो ग्रामीण है, जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम है 18 साल से ऊपर, वो लोग बैठ के निर्णय लेंगे कोई भी चीजों, चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी, माने वहां जो भी निवास करते हैं उनको बैठ के उन सड़क के सहमति से निर्णय लेना है कि भाई कौन योजना को स्वीकृत करना है, किसको प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, किसको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगा, या किसको जमीन का बंदोबस्ती जो है, अगर भूमिहीन है तो बंदोबस्ती उसको दिया जाएगा। इस तरह को तो ग्राम सभा को, समाज को पावर है उसमें। उस समाज में तो गैर आदिवासी लोग नहीं है ना, तो हाँ, लेकिन ये 5th शेड्यूल एरिया है, इसलिए उसमें जो हमारा परंपरागत स्वशासन व्यवस्था जो है उसको मान्यता दिया गया है। लेकिन उसमें तो सारे लोग समाहित रहेंगे, उसमें गैर आदिवासी को अलग करने की बात नहीं है कि इसमें आदिवासी अपना जो है सामूहिकता की बात होती है आदिवासी समुदाय के अंतर्गत, वह सामूहिकता सिर्फ आदिवासी समुदाय के लिए नहीं है, वहां के गैर आदिवासी समुदाय के लिए। देखिए, मैं तो आपको बार बार ये बात को बोला हूं कि आदिवासी समुदाय जब जानवर को भी एक आदमी के रूप में ट्रीट करता है, एक निर्जीव वस्तु जाल को भी एक आदमी के तो उसको मानता है, तो एक इंसान को इंसान कैसे नहीं मानेगा है? जब एक जानवर को वो इंसान मान रहा है, एक निर्जीव को इंसान मान रहा है, तो इंसान को तो इंसान नहीं मानने का प्रश्न ही नहीं है। जी, एक बात जो अक्सर आती है कि कई जगह के जो परंपरागत ग्राम सभाएं हैं उसके जो अध्यक्ष हैं या जो मुखिया हैं या जो अगुआ है वो गैर आदिवासी समुदाय के भी हैं। खासकर कोल्हान में स्थिति आती है कि कई जगह कुम्हार जाति के लोग, कई जगह तेली जाति के लोग भी परंपरागत रूप से ग्राम सभा के प्रधान हैं। तो क्या उनकी स्थिति यथावत बनी रहेगी? देखिए, इसमें तो प्रथागत कानून की बात कही गई है, तो प्रथागत कानून में तो जो ट्रेडिशनल जो चला रहा है तो होगा तो ही होगा वही। चूंकि जब शुरू से जो भी कारण से अगर आपको माने ग्राम प्रधान मान लिया गया है, मान लिया गया है तो मानना पड़ेगा। ऐसा तो इस तरह का है। अब इस पर मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि गैर आदिवासी समुदाय की ओर से या कहे श्रद्धालु समुदाय की ओर से कई चिंताएं बार बार प्रकट की जाती रही। नहीं, देखिए, इसमें बहुत चिंता करने की हमको नहीं लगता है कि माने आपको किसी को यहाँ भेदभाव किया जाएगा, और वैसा कोई पावर किसी को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपको इतना ही पावर है कि आप अगर महत्व हैं तो आज की बैठक की आप अध्यक्षता करेंगे, बाद बाकी तो कुछ भी नहीं। निर्णय तो समाज लेगी, तो वहां खतरा कहाँ है बताइए?
वहाँ कोई खतरा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, चाहे किसी को अलग करने का जैसी परंपरा भी कहीं नहीं दिख रही। हाँ, लेकिन ग्राम सभा में आपको आना पड़ेगा, उसमें उपस्थित होना पड़ेगा, अपनी बात को रखना पड़ेगा, अपनी राय रखना पड़ेगा। वो अगर वो रखा जाएगा और आपकी बात को नहीं माना जाएगा कि नहीं आप गैर आदिवासी हैं, इसमें आप नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन संविधान तो ये नहीं बोलता है, पेशा कानून तो ये नहीं बोलता है। इसलिए हमको जो है, जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, चाहे जिसको संदेह है, वो बेबुनियाद है, उसको डरने की जरूरत ऐसे नहीं। भी पेशा में समुदायों की परंपरा की बात की गई है, तो चाहे जो समुदाय कोई भी हो। देखिए वो तो देखिए गांव तो एक पूरे जो लोग बसे हैं वहां, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सरना हो, चाहे जो लोग भी हैं, उनको मिला के ना ग्राम सभा है, उनको मिला के समुदाय है ना, उसको मिला के समाज है ना, तो उस समाज को अधिकार देने की हम लोग बात कर रहे हैं। आपका ड्राफ्ट कंप्लीट है ऑलरेडी या इसमें अभी और समय लगेगा? क्योंकि एक जानकारी यह मिली है कि आप लोग ने ऑनलाइन इसको सबमिट कर दिया है। देखिए इसमें हम लोग सरकार से आज जो है, हम लोग मुख्यमंत्री से, चीफ सेक्रेटरी से, पंचायती राज मंत्री से और सेक्रेटरी से हम लोग आज अनुरोध कर रहे हैं कि और कम से कम 1 महीना का टाइम इसमें और दिया जाए, ताकि जो परंपरागत स्वशासन व्यवस्था का जो मॉडल होगा उस पर और थोड़ा ज्यादा होमवर्क जो है किया जा सके। जब इतना दिन बीत गया तो और 1 महीना हम लोग चाह रहे हैं कि भाई इसमें टाइम मिले, ताकि हम लोग इसको और अधिक लोकतांत्रिक ढंग से, प्रजातांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से उसको ढांचा जो है हम लोग तैयार कर सकें। ऐसा हम लोग जो है सरकार से मांग कर रहे हैं। थोड़ा सा इससे हटते हैं, हाल के दिनों में पाहनों का 2 सम्मेलन हुआ, एक दसम के आसपास हुआ और दूसरा हुसूर या भूसुर इलाके में हुआ। अब इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। कुछ लोग का कहना है कि भाई आरएसएस प्रायोजित, भूसुर में जो हुआ सम्मेलन वो आरएसएस प्रायोजित था, आरएसएस के लोग ही उसका अध्यक्षता कर रहे थे, और कहीं न कहीं अब तक आदिवासी समुदाय को धर्मांतरित किया जा रहा था, अब तो पाहनों को भी धर्मांतरित किया जा रहा है। देखिए इसमें मेरा साफ साफ कहना है, आप अगर देखेंगे जनजाति सुरक्षा मंच जो है आरएसएस का एक विंग है, और उनके जो भी लीडर हैं वो एकदम साफ साफ कहते हैं कि हम खाती हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं। इतना कट्टरता से तो हिंदू भी लोग बात नहीं करते जितना वे दावा करते हैं खाते हिंदू। तो मेरा ये कहना है कि भाई अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू हैं तब तो आपको पंडित से पूजा कराना होगा, ईसाई हैं तो आपको पादरी से, फादर से पूजा कराना होगा, अगर मुस्लिम है तो आपको मौलवी मौलाना से पूजा कराना पड़ेगा, आदिवासी हैं तो आपको पाहन से कराना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट एक साजिश के तहत एक वोट की राजनीति मुख्य रूप से किया जा रहा है, इसमें और दूसरा कुछ भी नहीं है। वो केवल, हम तो बार बार ही बात को बोल रहे हैं, जो आरएसएस को बोल रहे हैं, जो बड़े बड़े जो लीडर हैं यहाँ झारखंड में, वो लोग को बोल रहे हैं कि भाई आपकी सरकार है, आप धर्मांतरण की बात बड़ा जोर शोर से करते हैं, तो आपकी सरकार है। तो हम तो बार बार ही बात को बोल रहे हैं कि एससी के लिए जो कानून है कि कोई भी एससी जिस दिन ईसाई और मुस्लिम धर्म अपनाता है तो आप स्वतः एससी का कैटेगरी से खत्म हो जाता है, तो आप भी बना दीजिए जो आदिवासी हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख धर्म अपना लिया, उसका एसटी का कैटेगरी खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल तो नहीं ना है धान जी। पूरा मिजोरम, पूरा मेघालय, पूरा जो पूर्वोत्तर के राज्य में जनजाति समूह का लगभग 90% हो चुका है ईसाईकरण। वो स्थिति में यदि केंद्र सरकार, कोई भी किसी पार्टी का केंद्र सरकार हो, सत्ता हो, यदि वो फैसला लेती है तो उसकी तो जमीन वहां हिल जाएगी। नहीं तो सरकार ये निर्णय ले कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उसको इससे अलग कर दे, और जो 5th शेड्यूल राज्य हैं और जनरल जो राज्य हैं उसमें ये कानून बना दे ना, उसको अलग कर दे, क्या दिक्कत है? अलग तो कर ही सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो सुझाव ये होगा। तो केवल आप जो है एक देश दो विधान,
तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी रहा है। 5th शेड्यूल एरिया है, 6th शेड्यूल एरिया है, जनरल क्षेत्र है, अभी भी तो 3 विधान है। 6ठी अनुसूची के जो जनजाति होंगे उन्हें धर्मांतरित करने की सुविधा होगी, और 5वीं वो तो अनुसूची कंप्लीट धर्मांतरित वो लोग तो हो चुके हैं। वहां कहाँ जो है हमारा सरना समाज के लोग हैं। इसीलिए तो डीलिस्टिंग का मुद्दा जो लोग झारखंड में उठाते हैं वे जाकर के मिजोरम में मेघालय में चुप्पी साध लेते हैं, वहां नागालैंड में चुप्पी साध लेते हैं, वहां नहीं उठाते हैं। देखिए बीजेपी का अगर आप घोषणा पत्र को देखेंगे तो 5th शेड्यूल एरिया में अलग घोषणा पत्र होता है और नॉर्थ ईस्ट में अलग होता है, ठीक है ना। वहां गौ मांस खाने की छूट की बात बीजेपी करती है, और यहाँ गाय गरु गोबर गोमूत्र का यहाँ जो है बात करके एक भी कोई अगर गाय का बात हो तो किसी की हत्या हो जाती है। तो सिर्फ मुस्लिमों का नहीं होती, आदिवासियों की भी हत्या हो रही किसी को भी हो सकती है। मैंने देखे वो घटना तो किसी के साथ हो सकती है, आदिवासी के साथ हो सकती है, मुस्लिम के साथ हो सकती है। तो देखिए ये सब जो है मैंने इस देश में क्या है ना कि राजनीति का शिकार यहाँ का पूरा देश हो गया है। बीजेपी आएगा तो कांग्रेस को गाली देगा, कांग्रेस आएगा तो बीजेपी, करना धरना ये लोग को कुछ भी नहीं है ना। जो बुनियादी चीजें हैं इस देश में, जो सबके लिए एक समान शिक्षा होना चाहिए था। इस देश में किसान 60% लोग किसान हैं, वो जो है वो जीने का खेती है, उसको कमाने का खेती होना चाहिए था। और यहाँ स्वरोजगार का के लिए जो सस्ता पूंजी का व्यवस्था होना चाहिए था। ये चीज मूल विषय पर यहाँ नहीं है। बस यहाँ हिंदू मुस्लिम सरना ईसाई गाय गरु धर्म मंदिर मस्जिद यही सब से इस देश चल रहा है। तो इससे हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए ये लोग केवल जो है हमारा समाज को बेवकूफ बनाने का एक चीज हम आपको स्पष्ट करते हैं कि देखिए अगर हम आरएसएस के खिलाफ बोलेंगे तो बोलेगा ईसाई का एजेंट है, और अगर हम ईसाई के खिलाफ बोलेंगे तो ईसाई वाला बोलेगा ये लोग जो है आरएसएस का एजेंट। मैंने बड़ा विचित्र स्थिति हम लोग का है ना। हम लोग अपने बारे में नहीं बोल सकते, कोई अगर हमारे साथ शोषण करे तो उसके बारे में नहीं बोल सके, ऊपर नेरेटिव ऐसा फैला के यार देखो इसको तो आरएसएस पैसा दे दिया या तो चर्च वाला इसको पैसा दे दिया, तो जो ये लोग बोले। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से हम लोग निश्चित रूप से हम लोग का जो परंपरागत स्वशासन व्यवस्था है और जो हमारा जल जंगल जमीन है, हमारा भाषा है, संस्कृति है, रीति रिवाज परंपरा, इस तमाम चीजों को हम लोग को जीवित रखने के लिए हम लोग को काम तो करना पड़ेगा। क्योंकि निश्चित है कि हमला तो आदिवासी समुदाय पर चौतरफा हो रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं। तो इसके बचने के लिए तो हम लोग को कार्यकर्ता तैयार करना पड़ेगा, लोगों को जो है आदिवासी दर्शन से उसको जो है परिचित कराना पड़ेगा, तभी हमारा आदिवासियत बच पाएगा। ये लोग का एजेंडा में, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो जेएमएम हो, इनके एजेंडा में आदिवासियत की रक्षा नहीं करने का कोई इसके बाद प्राथमिकता नहीं है। केवल वोट के लिए लोग बीच बीच में बोलते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ देव कुमार धान जी, जिनका मानना है कि उनका जो मूल चिंता है और पहली प्राथमिकता है वो जो रूढ़िवादी प्रथा है यानी सरना धर्म है। अब इस सवाल को हल करने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। यह अलग बात है कि जेएमएम से लेकर कांग्रेस और भाजपा तक इस मुद्दे पर अपनी पॉलिटिक्स चमकाती नजर आती है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।